गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा जो अपनी पिछली क्लास थी उस क्लास में हमने पढ़ा था कि भूस्थायी उपग्रह क्या होता है। अगर हम भूस्थायी उपग्रह की बात करें तो होता क्या है कि ऐसा उपग्रह होता है जो कि पृथ्वी के चारों तरफ क्या करता है, गति करता है और पृथ्वी के चारों तरफ उसको एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है कि पृथ्वी के चारों तरफ जब वो उपग्रह चक्कर लगाता है तो उसको जितना समय लगता है वो पृथ्वी के घूर्णन काल के कैसा होता है, बराबर होता है। यानी कि वो उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर 24 घंटे में अपना एक चक्कर क्या करता है, पूरा करता है। देखो भूस्थायी उपग्रह के लिए हमने किस किस का मान निकाला था, तो भूस्थायी उपग्रह के लिए हमने उसकी पृथ्वी सतह से ऊंचाई ज्ञात कर ली थी। पृथ्वी सतह से जो भूस्थायी उपग्रह की ऊंचाई होती थी वो अपने पास कितनी आई थी, वो आई थी 36,000 किलोमीटर। यानी कि जो भूस्थायी उपग्रह होता है वो पृथ्वी सतह से कितनी ऊंचाई पर स्थित होता है, तो वो पृथ्वी सतह से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्या होता है, स्थित होता है। ठीक है, आज देखो हम क्या निकालेंगे, आज हम निकालेंगे कि जो भूस्थायी उपग्रह होता है उसका कक्षीय वेग कितना होता है। तो देखो भूस्थायी उपग्रह की बात कर रहा हूं, तो भूस्थायी उपग्रह का कक्षीय वेग हम निकालेंगे। बेटा देखो कक्षीय वेग होता क्या है, वह वेग होता है जो किसी उपग्रह को कहां पर, ग्रह की कक्षा में स्थापित करने के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है। तो यहां पर हम निकालेंगे भूस्थायी उपग्रह का कौन सा वेग निकालेंगे, कक्षीय वेग निकालेंगे। और भूस्थायी उपग्रह का जो देखो कक्षीय वेग की परिभाषा से या कक्षीय वेग से हमने मान निकाला था, कक्षीय वेग वीओ इक्वल्स टू क्या होता है, वो होता है रूट जी आर, या इसका दूसरा फॉर्मूला होता है रूट जी एम अपॉन में स्मॉल आर। ये होता है कक्षीय वेग का फॉर्मूला। बेटा स्मॉल आर जो दूरी है वो किस किस के बीच की दूरी है, पृथ्वी के केंद्र से भूस्थायी उपग्रह के बीच की दूरी। तो हम ये वाला फॉर्मूला काम में लेंगे। यहाँ पे वीओ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये होगा रूट जी एम अपॉन में आर। हो गया। अब देखो रूट जीएम अपॉन में आर अपने पास आ गया मान। अब रूट जीएम की जगह पर यहां पर हम जानते हैं कि जो स्मॉल आर होता है इसका मान किसके बराबर होता है, कैपिटल आर प्लस में एच होता है। तो यहां पर रखो वीओ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रूट जीएम अपॉन में कैपिटल आर प्लस में एच। एक फॉर्मूला और होता है, और वो फॉर्मूला क्या होता है, तो बेटा वो फॉर्मूला अपने पास होता है वी, यहां से देखो अपने पास फॉर्मूला क्या होता है, तो ये फॉर्मूला अपने पास आएगा, हम जानते हैं G इक्वल्स टू होता है जी एम अपॉन में कैपिटल आर स्क्वायर, कि जो स्मॉल g होता है इसका मान किसके बराबर होता है, कैपिटल जीएम अपॉन में आर स्क्वायर के बराबर। यहां से जब मैं जीएम का मान निकालूंगा तो ये आया जी आर स्क्वायर, और ये जो जीएम का मान है ये यहां पर रख दो जीएम की जगह पर, तो क्या आएगा अपने पास आ गया वीओ इक्वल्स टू रूट जी आर स्क्वायर अपॉन में आर प्लस एच। ठीक है, भूस्थायी उपग्रह की बात हो रही है, पृथ्वी के लिए होता है, इसके लिए यहां जी इक्वल्स टू कितना होगा बेटा अपने पास, तो जी इक्वल्स टू होगा 9.8 मीटर पर सेकंड। आर जो है पृथ्वी की त्रिज्या वो कितनी है, वो है 64 गुणा में 10 की पावर 5 मीटर। ये हो गई बेटा पृथ्वी की त्रिज्या। अब देखो आगे ऊंचाई जो ऊंचाई है किसके लिए, पृथ्वी सतह से भूस्थायी उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है, तो ये होती है 36,000 किलोमीटर। इसको मीटर में बदलो तो आ गया 36 गुणा में 10 की पावर 6। 3 ये रही और 3 किसकी आएगी, जब किलोमीटर को किस में बदलोगे आप, मीटर में, 3 वहां से ये आ गया इनटू में मीटर। ठीक है, अब इसको हमें सोल्व करना है, तो करो बेटा सोल्व। कैसे करोगे, देखो वीओ इक्वल्स टू आ जाएगा, जो मान है वो वहीं पे रख दो, 9.8 गुणा में 64 गुणा में 10 की पावर 5, और इसका क्या हो गया स्क्वायर, क्योंकि इसमें आर का क्या था, स्क्वायर था, लगा दिया। अपोन में क्या आएगा, तो देखो अपोन में अपने पास आया आर, आर का मान है 64 गुणा में 10 की पावर 5 और प्लस में 36 गुणा में 10 की पावर 6।
बेटा जब हम इसको सोल्व करेंगे, इस फॉर्मूले को यहां से ये जो मान रखे, इन मान को जब यहां से सोल्व किया जाता है तो उत्तर आता है 3.1 किलोमीटर पर सेकंड। कितना आता है उत्तर? 3.1 किलोमीटर पर सेकंड। मतलब अपने पास क्या हुआ कि जो भूस्थायी उपग्रह है, जो पृथ्वी के चारों तरफ क्या कर रहा है? गति कर रहा है, तो उसका जो कक्षीय वेग होता है वो कितने वेग से पृथ्वी के चारों तरफ गति करता है? तो बेटा वो 3.1 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से पृथ्वी के चारों तरफ क्या करता है? गति करता है। ठीक है, ये हमने निकाल दिया। भूस्थायी जो उपग्रह था उसका हमने कक्षीय वेग निकाल दिया। अब देखो अगला जो अपना टॉपिक है, अगर हम उसका निकालें कोणीय वेग, कि भूस्थायी जो उपग्रह होता है उसका कोणीय वेग क्या होता है? कोणीय जो वेग होता है उसको ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं उसको? ओमेगा से। और देखो अगर मैं आवर्त काल की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं मैं? आवर्त काल। तो आवर्त काल जो होता है इसका फॉर्मूला होता है T इक्वल्स टू होता है 2 पाई अपॉन में ओमेगा। यहां जो ओमेगा है ये होता है कोणीय वेग। कैसा वेग होता है ये? कोणीय वेग। ठीक है, अब कोणीय वेग समझो होगा क्या? देखो ये अपने पास कोई वृत्ताकार पथ है, यहां पर ये इसका केंद्र है। कोई पिंड इस जगह पे था, बिंदु ए पर था। बिंदु ए पर वो कौन सी स्थिति में था? प्रारंभिक स्थिति में था। कि वो प्रारंभिक स्थिति में अपने पास बिंदु कहां पे है? ए पर है। कुछ समय के पश्चात वो आ गया बिंदु बी पर, और दोनों के बीच का जो ये विस्थापन है माना ये है कितना? डेल्टा थीटा। ये जो विस्थापन है यहां से यहां तक का, ये बेटा कोणीय विस्थापन। देखो एंगल के रूप में गया, ए से बी तक कैसे गया? एंगल के रूप में गया। तो ये यहाँ पे कैसा विस्थापन हो गया? ये यहाँ पर है कोणीय विस्थापन। कौन सा विस्थापन बोलोगे आप इसको यहाँ पे? तो ये है कोणीय विस्थापन। ठीक है, अब कोणीय विस्थापन तो अपने पास हो गया। अब देखो माने यहां से यहां तक आने में इसको जो समय लगाया है वो है डेल्टा टी। तो देखो वेग का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? वो होता है विस्थापन बटा में समय, होता है ना। अब यहाँ पे विस्थापन कितना है? डेल्टा थीटा, और समय कितना है? डेल्टा टी। देखो कोण के रूप में विस्थापन है इसलिए इसको बोला कोणीय विस्थापन। तो ये हो गया ओमेगा के बराबर। जब विस्थापन कोणीय विस्थापन है तो वेग अपना कौन सा होगा? वेग हो जाएगा अपना कोणीय वेग। ठीक है, तो यहां से कोणीय वेग इक्वल्स टू क्या आ गया? डेल्टा थीटा अपॉन में डेल्टा टी। ये हो गया अपना कोणीय विस्थापन। ठीक है, अब कोणीय विस्थापन का एक फॉर्मूला परिक्रमण काल या आवर्त काल के रूप में भी होता है, जो होता है टी बराबर 2 पाई अपॉन में ओमेगा। यदि मैं यहां से ओमेगा का मान निकालूं तो क्या आएगा? 2 पाई अपॉन में टी। कितना है भाई? 2 पाई अपॉन में टी। बेटा टी का जो मान है भूस्थायी उपग्रह की, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं, तो अगर देखो भूस्थायी उपग्रह की जब यहाँ पे मैं बात करूंगा तो उसके लिए टी कितना होता है? ये होता है 24 घंटे। कितना होता है? 24 घंटे, यानी कि 24 गुणा में 60 गुणा में 60, आगे क्या लगा दो? सेकंड। मान रखो देखो ओमेगा इक्वल्स टू आएगा 2 गुणा में 3.14 अपॉन में 24 गुणा में 60 गुणा में 60। बेटा जब इसको सोल्व किया जाए तो उत्तर आएगा लगभग 7.3 गुणा में 10 की पावर -5 रेडियन पर सेकेंड। रेडियन यहाँ पर कोण का मात्रक, किसका मात्रक है? कोण का मात्रक है। तो देखो यहाँ पर क्या आ गया अपने पास, जब इसको सोल्व किया जाता है उत्तर आया लगभग 7.3 गुणा में 10 की पावर -5 रेडियन पर सेकंड। ये होता है किसका? जो अपने पास भूस्थायी उपग्रह होता है, उस भूस्थायी उपग्रह का ये अपने पास क्या है? कोणीय वेग। तो जो भूस्थायी उपग्रह था हमने उसका कौन सा वेग निकाल दिया? देख वो हमने उसके लिए जो कक्षीय वेग था वो निकाल दिया, और इसके अलावा हमने उसके लिए क्या निकाल दिया कि जो उसका आवर्त काल था, आवर्त काल की सहायता से हमने उसका कौन सा वेग निकाल दिया? तो हमने उसका कोणीय वेग निकाल। इसके नोट्स बाकायदा मैं आपको भेज चुका हूं, पिछली जो अपनी क्लासेस में इसके नोट्स आ चुके हैं आपके पास। इसके बाद देखो जो अपना अगला टॉपिक है वो है ध्रुवीय उपग्रह, क्योंकि भूस्थायी उपग्रह के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो अगला जो अपना उपग्रह होगा वो कौन सा उपग्रह होता है? वो होता है ध्रुवीय उपग्रह।
तो अपना अगला जो टॉपिक है वो क्या है, वो है ध्रुवीय उपग्रह। बेटा देखो, ध्रुवीय जो उपग्रह होता है वो होता क्या है, इसको समझो। हमने भूस्थायी उपग्रह के बारे में पढ़ा है, तो देखो भूस्थायी उपग्रह और ध्रुवीय उपग्रह के बीच में अंतर क्या होता है। अगर हम बात करेंगे ध्रुवीय उपग्रह की, ठीक है, तो ध्रुवीय जो उपग्रह होता है वो बेटा पृथ्वी की बहुत कम दूरी पर, देखो भूस्थायी उपग्रह तो कितनी ऊंचाई पर था, 36,000 किलोमीटर, बहुत ज्यादा है, ठीक है। ये जो होता है ध्रुवीय उपग्रह, ये कम ऊंचाई पर, पृथ्वी सतह से बहुत कम ऊंचाई पर क्या होता है, स्थित होता है, ठीक है। एक ऐसा उपग्रह जो पृथ्वी के समीप होता है और जिसकी जो कक्षा है, कक्षा का मतलब क्या होता है, जिसमें कोई उपग्रह क्या करता है, चक्कर लगाता है। तो एक ऐसा उपग्रह जो पृथ्वी के चारों तरफ तो बहुत नजदीक से, जिसके लिए जो दूरी होगी वो कैसी होगी, अपनी कम होगी, वो बहुत नजदीक से पृथ्वी की सतह से बहुत कम ऊंचाई से क्या करेगा, गति करेगा, और उसके लिए जो उसकी कक्षा है जिसमें वो क्या लगाता है, चक्कर लगाता है, वो ध्रुवों के समीप से गुजरती है। कहां से गुजरती है, ध्रुवों के समीप से गुजरती है। ध्रुवों के समीप से मतलब बेटा यहाँ पे क्या हुआ, इसका मतलब देखो अपने पास पृथ्वी के दो ध्रुव होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है उत्तरी ध्रुव और दूसरा कौन सा होता है, दूसरा होता है दक्षिणी ध्रुव। यानी कि एक तो हो गया उत्तरी ध्रुव और दूसरा हो गया दक्षिणी ध्रुव। तो ये जो ध्रुवीय उपग्रह है, ये जब गति करेगा तो ध्रुवों के कहां से गुजरता है, ये समीप से गुजरता है। ये पृथ्वी के चारों तरफ क्या लगाता है, चक्कर लगाता है। तो ऐसा उपग्रह अपना कौन सा कहलाता है, ध्रुवीय उपग्रह कहलाता है। बेटा देखो, इसकी जो दिशा होती है, गति की जो दिशा होती है, ध्रुवीय उपग्रह अपने पास है, इस ध्रुवीय उपग्रह की गति की जो दिशा होती है, कि जो ध्रुवीय उपग्रह है वो किस दिशा में गति करता है, तो इसकी गति की दिशा पृथ्वी के घूर्णन गति के विपरीत होती है। पृथ्वी के घूर्णन के विपरीत दिशा में ये क्या करता है बेटा, गति करता है, ठीक है। इसलिए इसकी गति को पश्च गति बोला जाता है। कौन सी गति बोला जाता है बेटा, इसकी गति को पश्च गति, क्योंकि ये घूर्णन के विपरीत दिशा में, देखो पृथ्वी अपने एक्स पर इस प्रकार से घूर्णन करती है और ये इस प्रकार से करता है, तो उसके विपरीत हो गया। वो अगर समांतर है तो ये कैसे कर रहा है, लंबवत कर रहा है। पृथ्वी ऐसे जाएगी अपने एक्स पर और ये अपने एक्स पर ऐसे जाएगी, ठीक है। तो उसके विपरीत होगी, इसलिए इसकी गति को क्या बोलते हैं, पश्च गति बोलते हैं। और बेटा इसकी जो कक्षा होते हैं उसको बोलते हैं पश्च गतिक कक्षा। ये ध्रुवीय उपग्रह की जो कक्षा होती है उसको बोलते हैं पश्च गतिक कक्षा। जैसे अपने पास भूस्थायी उपग्रह था, उस भूस्थायी उपग्रह की कक्षा को हम क्या बोलते थे, तो भूस्थायी उपग्रह की कक्षा को हम बोलते थे पार्किंग कक्षा। वैसे ही जो ध्रुवीय उपग्रह होता है, इस ध्रुवीय उपग्रह की कक्षा को हम क्या बोलते हैं, तो ध्रुवीय उपग्रह की कक्षा को बोला जाता है पश्च गतिक कक्षा, जिसकी जो दिशा होती है गति की, वो पृथ्वी की घूर्णन की कैसी होती है, विपरीत होती है। देखो होता क्या है, पृथ्वी जो है वो अपने एक्स पर जो घूर्णन करती है वो बेटा पश्चिम से पूर्व दिशा में करती है। पश्चिम से कौन सी दिशा में करती है, पूर्व दिशा में घूर्णन करती है। कि पृथ्वी का जो घूर्णन है, पृथ्वी अपने एक्स पर जो घूर्णन करती है उसकी दिशा होती है पश्चिम से लेकर पूर्व दिशा की ओर वो घूर्णन करती है। और ध्रुवीय जो उपग्रह होता है, इसकी जो गति की दिशा होती है वो होती है बेटा उत्तर से दक्षिण की ओर। कौन सी तरफ हो गई, उत्तर से दक्षिण की ओर। यानी कि पृथ्वी तो पश्चिम से पूर्व चलती है गति करते हुए, और ये कौन सी तरफ चलता है, तो ये चलता है उत्तर से दक्षिण की ओर चलता है, ठीक है। अगर बात की जाए इस प्रकार के जो उपग्रह होते हैं उनको अंतरिक्ष में कैसे भेजा जाता है, तो एक रॉकेट लॉन्चर होता है PSLV। उस रॉकेट लॉन्चर का नाम क्या है, PSLV। इस PSLV की सहायता से हम इस ध्रुवीय उपग्रह को पृथ्वी से कुछ दूरी पर क्या करते हैं, स्थापित करते हैं, ठीक है। और भूस्थायी उपग्रह बहुत अधिक दूरी पर, तो उसके लिए क्या होता है अपने पास, उसके लिए होता है GSLV, जिसकी सहायता से हम उसको, उसके लिए जो रॉकेट लॉन्चर होगा वो कौन सा होगा, GSLV होगा।
और कम दूरी वाले के लिए कौन सा होगा, PSLV होता है। ठीक है, अब देखो ध्रुवीय उपग्रह के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा। तो बेटा ध्रुवीय जो उपग्रह होते हैं ये पृथ्वी के बहुत अधिकतम ऊंचाई पर होते हैं, पृथ्वी के समीप होते हैं, और जो इनकी कक्षा होती है, इनकी कक्षा कहां से गुजरती है, तो इनकी कक्षा ध्रुवों के समीप से गुजरती है। ठीक है, इसके अलावा हमने इसमें क्या पढ़ा कि जो ध्रुवीय उपग्रह होते हैं उनकी जो गति होती है वो कैसी होती है, उनकी जो गति की दिशा होती है वो पृथ्वी की घूर्णन की जो गति की दिशा है उसकी कैसी होती है, विपरीत होती है। ये पढ़ा। इसके बाद हमने क्या पढ़ा, इसके बाद तो बेटा देखो अगर इसके बाद की हम बात करते तो इसके बाद हमने यहाँ पे पढ़ा है कि अगर जो बात की जाए जब इनकी गति की दिशा विपरीत है तो इसको क्या बोलते हैं, पश गति बोलते हैं, और इसकी जो कक्षा होती है ध्रुवीय उपग्रह की जो कक्षा होती है उसको क्या बोलते हैं, पश गति कक्षा बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर बात की जाए तो देखो जो पृथ्वी के लिए घूर्णन काल होता है, पृथ्वी जब घूर्णन करती है, पृथ्वी जब अपने अक्ष पर चक्कर लगाती है तो उसकी दिशा कौन सी होती है, वो होती है पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, लेकिन ध्रुवीय उपग्रह जो होते हैं जब वो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं तो उनकी दिशा क्या होती है, पूर्व, वो उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर। तो देखो पृथ्वी ऐसे घूमी, अगर मान लो पश्चिम दिशा इस तरफ है तो पश्चिम से पूर्व पृथ्वी ऐसे आगे आगे ना, इस प्रकार जाएगी और इस प्रकार आगे, और ये कैसे जाएगा, उत्तर से दक्षिण, ये ऐसे आएगा। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी पृथ्वी को एक बार में क्या कर लेता है, स्कैन कर लेगा, क्योंकि बेटा आराम से ये घूमेगा इस प्रकार से, पृथ्वी घूमेगी ऐसे, तो ये पूरी की पूरी पृथ्वी को क्या कर सकता है, आराम से स्कैन कर सकता है। और बेटा जब ये पृथ्वी सतह से थोड़ी सी दूरी पर है, कितनी दूरी पर है, थोड़ी सी दूरी पर है, तो इसका जो परिक्रमण काल होता है, किनका, ध्रुवीय उपग्रहों का परिक्रमण काल, ये जो परिक्रमण काल है ये लगभग किसके बराबर होता ना, लगभग कुछ घंटे होते हैं, मतलब कुछ घंटों में ये पृथ्वी का एक पूरा चक्कर लगा लेते हैं, उससे ज्यादा समय उनको वहां पर नहीं लगता है। तो इनका जो परिक्रमण काल होता है वो केवल क्या होते हैं, कुछ घंटे होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें ध्रुवीय उपग्रहों के उपयोग की, तो देखो जो ध्रुवीय उपग्रह होते हैं इन ध्रुवीय उपग्रहों का उपयोग कहां पे किया जाता है, तो हम बात करते हैं ध्रुवीय उपग्रहों के उपयोग की। तो देखो बेटा ध्रुवीय जो उपग्रह अपने पास होते हैं, इन ध्रुवीय उपग्रहों का मुख्यतः उपयोग मौसम की भविष्यवाणी में किया जाता है। कहां पे किया जाता है कि मौसम संबंधी जो भविष्यवाणियां हैं उनमें किसका उपयोग किया जाता है, मौसम संबंधी भविष्यवाणियों। ठीक है, किसका उपयोग किया जाता है, ध्रुवीय उपग्रहों का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जासूसी के जो कार्य होते हैं उन जासूसी के कार्यों में भी किसका उपयोग किया जाता है, ध्रुवीय उपग्रहों का उपयोग किया जाता है। तो ये जो अपना टॉपिक था ध्रुवीय उपग्रह ये खत्म हो गया। बेटा जो अपना अगला टॉपिक है वो देखो जिसकी हम बात करते हैं वो है भारहीनता। अगला जो अपना टॉपिक है वो क्या है, भारहीनता। तो देखो समझो कि भारहीनता होती क्या है, इसको समझो। अपना टॉपिक है अगला भारहीनता। देखो बेटा भारहीनता जो है वो होता क्या है, इसको समझो कि भारहीनता को हम कैसे परिभाषित करेंगे कि भारहीनता होता क्या है। भाई मान लो कोई ग्रह है, उस ग्रह का कौन सा बल होता है, ग्रह जो होता है हर वस्तु को अपनी तरफ क्या करता है, खींचता है, उस पर नीचे की तरफ उसको गुरुत्वाकर्षण बल से अपनी तरफ खींचता है। तो बेटा वस्तु पर जो ग्रह के द्वारा बल लगाया जाता है कौन सी तरफ, नीचे की ओर, नीचे की ओर ग्रह द्वारा लगाया गया बल।
क्या कहलाता है बेटा? भार कहलाता है। क्या कहलाता है वो? भार। जैसे W इक्वल्स टू होता है क्या? mg। g है यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण और m यहाँ पर क्या है? द्रव्यमान है। तो भार का फॉर्मूला अपने पास क्या आ गया? m इंटू जी। कि अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान स्मॉल m है तो उस पर लगने वाला भार क्या होगा? जितना ग्रह का गुरुत्वाकर्षण बल होगा, या कह दो उस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो ग्रह का त्वरण होता है, जो कि गुरुत्वीय त्वरण होता है, उस गुरुत्वीय त्वरण को यदि हम वस्तु के द्रव्यमान से गुणा कर दें तो ये क्या बन जाता है बेटा? भार बन जाता है। ठीक है, ये तो है परिभाषा किसकी? भार की। कि किसी वस्तु पर ग्रह के द्वारा नीचे की ओर जो बल लगाया जाता है वो बल क्या कहलाता है? भार कहलाता है। बेटा हमने एक प्रतिक्रिया बल के बारे में पढ़ा था, घर्षण वाला जो पार्ट था उसमें हमने पढ़ा था कौन सा बल? प्रतिक्रिया बल। प्रतिक्रिया बल कौन सा होता है? जो नीचे जो भार जो होता है इसके विपरीत दिशा में कौन सी तरफ लगता है? ऊपर की तरफ जो बल लगता है वो कौन सा होता है बेटा? वो प्रतिक्रिया बल होता है। जैसे मान लो अपने पास ये कोई वस्तु होगी, इस वस्तु पर भार लगा W, कौन सी तरफ लगा? नीचे की तरफ। और इस पर प्रतिक्रिया बल लगा R, वो कौन सी तरफ लगा? ऊपर की ओर। प्रत्येक क्रिया के समान लेकिन विपरीत दिशा में क्या होती है? प्रतिक्रिया। तो देखो ये इसके जस्ट कहां पे लगा बेटा? ऊपर की तरफ लगा। और ये इसका कौन सा बल हो गया? तो ये हो गया यहाँ पर इसका प्रतिक्रिया बल। ठीक है, अब देखो इस स्थिति में मान लो हम जब पृथ्वी पर खड़े हैं, हम किसी ग्रह पर खड़े हैं, तो हमारा संतुलन कैसे बनेगा कि हम बिल्कुल संतुलित अवस्था में वहां पर खड़े रहें? तो बेटा देखो ग्रह जो है वो हम पर नीचे की तरफ क्या लगाएगा? भार लगाएगा। तो हम पर नीचे की तरफ भार लगा जिससे हम ग्रह से बंधे हुए हो गया। और ऊपर की तरफ क्या लगा? प्रतिक्रिया बल लगा। तो जब ऊपर प्रतिक्रिया बल और नीचे भार दोनों मान में तो कैसे हैं? समान। और परिणामी जो इनकी दिशा है वो कैसी? विपरीत। ये अगर प्लस का है तो ये माइनस का है, अगर ये प्लस का है तो ये माइनस का। होगा नहीं होगा? तो एक प्लस का होगा और दूसरा कैसा होगा? यहाँ पे माइनस का होगा। तो जो परिणामी बल लगता है ऐसी कंडीशन में, परिणामी बल वो क्या होता है बेटा? शून्य होता है। और यही होती है कौन सी अवस्था? संतुलन अवस्था। इसको बोलते हैं हम कौन सी अवस्था? संतुलन अवस्था। ठीक है, अब बात करते हैं, ये तो हमने भार के बारे में बता दिया कि कोई जो ग्रह होता है उसका अपना गुरुत्वाकर्षण बल होता है और उस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उसका क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण होता है। और उस गुरुत्वीय त्वरण को यदि हम उस वस्तु जिस पर वो भार लग रहा है उसके द्रव्यमान से गुणा कर दे तो उसका क्या कहलाता है? भार कहलाता है। ठीक है, भार जो था इसके समान ही विपरीत दिशा में क्या लगता है? प्रतिक्रिया बल लगता है, जो कि इसके बराबर होता है ताकि वस्तु कौन सी अवस्था में रहे? संतुलन अवस्था में स्थिर रहे। ठीक है, अगर बात की जाए कि ये बेटा जो प्रतिक्रिया बल लग रहा है, इस प्रतिक्रिया बल को मैं कर दूं 0, क्या बराबर कितना हो जाए? 0। कि किसी वस्तु पर जो प्रतिक्रिया बल लगा है उस प्रतिक्रिया बल को यदि शून्य कर दिया जाए, कैसा कर दिया जाए? शून्य। कि प्रतिक्रिया बल जो है वो 0 हो गया। ऐसी स्थिति में बेटा उस पर केवल भार लगता है। क्या लगता है? भार। और जब ये 0 हो गया तो ये भी अपने आप देखो दोनों 0 ही समान है। जब ये 0 होगा तो ये भी कैसा होगा? 0 ही होगा। यानी कि R बराबर अपने पास 0 हो गया तो भार तो अपने आप ही 0 हो गया, क्योंकि R बराबर भी mg होता है, W बराबर भी क्या होता है? mg होता है। होता नहीं होता? तो जब यदि किसी वस्तु पर जो प्रतिक्रिया बल लगता है उस प्रतिक्रिया बल के मान को यदि कितना कर दिया जाए बेटा? शून्य कर दिया जाए, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो भार होता है उसका मान भी कितना हो जाता है? शून्य हो जाता है। और जब भार का मान शून्य होता है तो ये स्थिति क्या कहलाती है? भारहीनता कहलाती है। और बेटा भारहीन जो वस्तु होती है वो अपने आप को बहुत हल्की महसूस करती है, बिकॉज उस पर प्रतिक्रिया बल लगा नहीं, और प्रतिक्रिया बल नहीं लगा तो भार नहीं लगा, मतलब उसको पृथ्वी अपनी तरफ नहीं खींच रही है। भाई भार 0 मतलब पृथ्वी पर नीचे की तरफ बल नहीं लगा। ऐसी स्थिति में वो कैसी महसूस करेगी अपने आप को? भारी। क्योंकि पृथ्वी हर चीज को खींचती तो वो भार दाब डाल रही है। पृथ्वी किसी वस्तु पर क्या डालती है? दाब डालती है। लेकिन यहाँ पर वो दाब नहीं डाला जाएगा तो वो अपने आप को कैसा महसूस करेगी? हल्का। और ऐसी वस्तु क्या कहलाती है? भारहीन कहलाती है। ठीक है, अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो एग्जाम्पल होता है
स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु, कि जो वस्तु स्वतंत्रता पूर्वक गिरती है वो हमेशा कैसी होती है, भारहीन होती है। मतलब उस पर लगने वाला भार कितना होता है, 0 होता है। वो अब कैसी वस्तु महसूस होगी, वो हल्की महसूस होगी। कि जो वस्तु स्वतंत्रता पूर्वक, जिसको ऊपर से फेंका नहीं हम नीचे, केवल ऊपर से छोड़ा गया। देखो फेंकने में तो क्या करोगे आप, वेग लगाते हो, नीचे की तरफ जब वस्तु को फेंकेंगे उस पर क्या लगा, वेग लगा। लेकिन यहाँ पर जब छोड़ोगे तो वेग कितना, स्थिर अवस्था में थी वस्तु, और स्थिर अवस्था में उसका वेग क्या हो गया, 0। मतलब वो विराम अवस्था में थी। तो जब हम किसी वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर छोड़ते हैं तो वो वस्तु कैसी होती है, भारहीन होती है। उस पर लगने वाले प्रतिक्रिया बल का मान कितना होता है बेटा, 0 होता है, 0 होता है। ठीक है, ये अपना भारहीनता की टॉपिक जो अपना था वो क्या हो गया, खत्म हो गया। अगला जो अपना टॉपिक है वह उपग्रह में भारहीनता, कि जो कृत्रिम उपग्रह होते हैं, कृत्रिम उपग्रह कौन से होते हैं, जो मनुष्य द्वारा निर्मित होते हैं, कृत्रिम उपग्रह। तो हम अगला जो अपना टॉपिक आएगा वो आएगा कृत्रिम उपग्रह में भारहीनता, कि कृत्रिम उपग्रह की भारहीनता क्या होती है। ये जो कृत्रिम उपग्रह की भारहीनता है ये बेटा हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।